थैंक यू, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। तो ईआईए के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट या एक्टिविटी का इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, यही होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका एक प्रोसेस भारत सरकार ने निर्धारित किया है। और पहली बार जब ईआईए का प्रोसेस को लीगलाइज किया गया था 1994 में, 1994 में ईआईए का पहला नोटिफिकेशन आया था। फिर सरकार को लगा कि इसको कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ और बेहतर बना सकते हैं। तो सरकार ने 2006 में 2006 में ईआईए का दूसरा नोटिफिकेशन लाया। नोटिफिकेशन का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो वो आया, और अभी जो 2006 में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन आई थी ईआईए के प्रोसेस के बारे में, वही अभी भी लागू हो रहा है। तो ये यूजीसी नेट में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ईआईए का जो प्रोसेस है, वो ईआईए का फर्स्ट नोटिफिकेशन पहली बार कब आया? 1994 में, 1994 में। ईआईए का दूसरा नोटिफिकेशन कब आया? 2006 में। और क्वेश्चन होता है कि ईआईए का करंट नोटिफिकेशन कौन सा है, कि अभी कौन सा चल रहा है? तो 2006 वाला ही चल रहा है। 2020 में एक नया नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन आया नहीं है क्योंकि उस पर सहमति नहीं बन पाई। तो 2006 वाला ही करंट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार ने ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक प्रोसेस तय किया? वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एपा कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसी के तहत ईआईए भारत में शुरू हुआ। और उस जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उस एक एक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जिससे कि इन्वायरमेंट का जो पूरा कार्य है भारत में वो सुचारू रूप से चलता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी यूजीसी नेट में आता है कि कौन से एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। और उसको अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एक एक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं, इसलिए। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू गो इनटू द डिटेल्स। तो ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। कैसे होता है? EIA or Environmental Impact Assessment is a tool used to identify the environmental, social and economic impact of a project prior to decision making. किसी भी प्रोजेक्ट का फैसला होने से पहले ही हम उसके इन्वायरमेंटल, सोशल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं उस प्रोसेस के द्वारा। उसको कहते हैं EIA का प्रोसेस। इट एम्स टू प्रिडिक्ट the environmental impacts of a project at an early stage in the project planning and design, and find ways to reduce the adverse impacts, shape projects to suit the local environment, and present predictions and alternatives to decision makers. तो क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही, जब वो उसकी प्लानिंग चल रही है, उसकी डिजाइनिंग चल रही है, उसी वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे। और अगर हमको पहले ही पता चल गया तो हम उसके लिए प्रावधान करेंगे कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पर्यावरण पे उस प्रोजेक्ट का हो रहा है उसको हम कम कर सकें। ये जो डेफिनेशन है ये यूएस ईपीए ने दी है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में भी ईआईए होता है, तो ये उनकी डेफिनेशन है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन ईआईए की कई सारी डेफिनेशन है, मैं सभी पढ़ रही हूँ क्योंकि जिस नेट के एग्जाम में इसमें से कोई एक डेफिनेशन लिख दी जाएगी और आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही चीज को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड टू प्लान appropriate measures to eliminate or reduce adverse effects and to augment positive effects. तो अगर किसी एक्टिविटी का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसको कम करना है, किसी एक्टिविटी या डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाने का काम भी EIA के प्रोसेस के द्वारा होता है। और ये डेफिनेशन दी है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अलावा EIA is a systematic process which helps to predict the positive and negative impacts of development projects on surrounding environment. ये मैंने डेफिनेशन दिया, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि स्टूडेंट्स को एकदम साधारण भाषा में समझ में आए तो एग्जाम में वो लिख ही लेंगे। तो EIA एक सिंपल प्रोसेस है जिससे किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले हैं उनका पता चल जाता है, और यही EIA का प्रोसेस है। EIA is notified under the Environmental Protection Act of 1986 in India, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब EIA का जो प्रोसेस है, वो कैसे होगा? EIA for डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस।
स्क्रीनिंग मतलब वो छन्नी की तरह छान लेना। तो स्क्रीनिंग में हम देखते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को डिटेल्ड ईआईए की जरूरत है या नहीं। तो प्रोजेक्ट का साइज अगर बहुत छोटा है या प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें कि कोई खास पोल्यूशन नहीं हो रहा है, उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको ईआईए नहीं चाहिए होता है। तो उसको स्क्रीनिंग तक ही रखते हैं। स्क्रीनिंग में एक पतला सा डॉक्यूमेंट तैयार होता है और बस उसके आगे कुछ नहीं करना होता है, वो ईआईए नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर उसको ईआईए चाहिए, प्रोजेक्ट अगर काफी बड़ा है या वो किसी ऐसी कैटेगरी में आता है जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो उसको ईआईए चाहिए। तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो होता है वो प्रोजेक्ट बड़ा, आई एम सॉरी, बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट अप्रेज्ड एट द नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी आईएए एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं छोटे होते हैं और उनका दायरा छोटा होता है, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और कैटेगरी बी में फिर दो प्रोजेक्ट होते हैं, बी1 और बी2। तो बी1 प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको डिटेल ईआईए करना होता है। जो बी2 प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट उस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज तो हैं, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट का साइज इतना छोटा है कि उससे कोई खास पोल्यूशन नहीं होने वाला है, तो उसको डिटेल्ड ईआईए से एग्जेम्प्ट कर देती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन डेफिनेशंस रिलेटेड टू ईआईए। ये क्या है? तो ईआईए के प्रोसेस में कुछ कॉमन डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। और अगर किसी कंसल्टेंसी के पास आप जॉब मांगने जाएंगे तो ईआईए से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि सारी कंसल्टेंसीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईआईए से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करती हैं। तो इसलिए मैं ईआईए पे ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ और इन डेफिनेशन से भी स्ट्रेस करती हूँ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो कुछ खास कीवर्ड्स और टर्म्स अच्छे से जानिए। तो EIS, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये क्या होता है? तो an environmental impact statement, EIS, is a document prepared to describe the effects of proposed activities on the environment. तो जो environment के ऊपर जो EIA आपने प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस को एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको EIS कहते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो प्रोसेस है और उस प्रोसेस को एक फाइल में लिखा जाता है कि इस तरह से हमने EIA किया। वो उस फाइल को कहते हैं EIS, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। बेसिकली वो EIA का डॉक्यूमेंट है। और एनवायरनमेंट में क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, स्ट्रक्चर्स, इवन घर मकान, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनवायरमेंटल वैल्यूज एट द साइट, कि उस साइट पे ऑलरेडी क्या पर्यावरण की स्थिति है। सोशल, कौन से गांव बस्ती शहर वहां है। कल्चरल, क्या वहां कोई मंदिर भी है, क्या वहां की कोई खास परंपरा है जो इस EIA से अफेक्ट होगी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पैसे का एस्पेक्ट तो हमेशा ही रहता है, तो ये सब कुछ EIA में किया जाता है और उसको फिर EIS में डॉक्यूमेंट किया जाता है। Impacts can be positive or negative, and EIS describes impacts as well as ways to mitigate or lessen those impacts. तो EIA में क्या होता है कि जब EIA प्रोसेस होता है तो फिर एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी बनता है, और वो जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है वो भी EIA का ही, EIS इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट का ही हिस्सा होता है। उसी डॉक्यूमेंट में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी संलग्न किया जाता है। अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, EMP, is a guidance document. Just a minute. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो कि मेजर किया जाता है to achieve compliance with project's environmental protection and mitigation requirements which are typically required for a project permits or approval. तो बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंट पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको कैसे हम सही करेंगे, उसको कैसे हम कम करेंगे, और उसी बेसिस पे हमको क्लियरेंस मिलेगा। और यही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में होता है कि इन्वायरमेंट को मैनेज कैसे करेंगे। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो हो रहा है, उस इम्पैक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, मिटिगेट करेंगे कैसे, कम कैसे करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको बढ़ाएंगे कैसे। यही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में होता है। ठीक है,
एक होता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पर मत जाइए, जो मैं कह रही हूँ उस पर जाइए कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या होता है। जैसे आपको पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे इतना 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 असर होगा, ठीक है। उस असर को कम करने के लिए आपने एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया कि हम अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो हम एक सुअर ट्रीटमेंट प्लांट बना देंगे, एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा देंगे। तो इस तरह से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में आपने ये सब कुछ लिखा कि हम एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, हम वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, हम सॉइल पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बन गया और आपने कंट्रोल डिवाइसेस भी लगा दी। लेकिन वो कंट्रोल डिवाइसेस सही से काम कर रही हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो आपने बनाया और जो आपने शुरू किया वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम करते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, कि जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको मॉनिटर भी करते रहेंगे। उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? जैसे आपने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, अब वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में मॉनिटरिंग कैसे होगी कि हर रोज उस सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से जो सुएज ट्रीट होकर निकल रहा है उसको हम सैंपल करेंगे और उसका डीओ, सीओडी, बीओडी, नाइट्रेट, फॉस्फेट सब कुछ चेक करेंगे कि ये जो वाटर है वो परफेक्टली ट्रीट हो रहा है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल हुआ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम का। ऐसे एयर पोल्यूशन में आपने डिवाइस लगा दी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा दी। अब वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस से स्टैक से आप एयर का सैंपल लेंगे, जो चिमनी का एग्जॉस्ट एयर होता है, और उसको फिर सैंपल करेंगे कि उसका सल्फेट, उसका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट कंटेंट क्या और गैसेस एसपीएम कंटेंट ये सब विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं। तो ये एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। ऐसे ही एयर क्वालिटी की, वाटर क्वालिटी की, सॉइल क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है, और वो जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है ये एक्सपर्ट्स की होती है, और इस कमेटी में कम से कम 3 लोग होते हैं। थैंक यू। कम से कम 3 लोग होते हैं जो ये तय करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस है ये सही से हो रहा है कि नहीं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान सही है कि नहीं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो आपने डिजाइन किया है वो सही है कि नहीं, और उस बेसिस पे वो ईआईए को वो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी मुहर लगाती है, ठीक है। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां एनवायरमेंटल साइंस के ही एक्सपर्ट होते हैं और वो पूरा ब्यौरा लेते हैं और फिर वो अपनी राय देते हैं, और उस राय पर फिर जो इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो सरकार होती है वो अमल करती है। तो एक होता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो कि जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया तो हम प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हुए, हम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास, वो बोलेंगे कि सही है या नहीं, और उस एक्सपर्ट की राय को सरकार मानेगी जो कि होगी इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। तो 3 लेवल होता है, ठीक है। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल मीन्स द डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय द EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी और SEAC दैट इज स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी of the project application, the final EIA report, outcome of public consultations including public hearing proceedings before issuing recommendations for the approval or disapproval of project। तो जैसा कि मैंने अभी बताया वो जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है वो पूरा EIA के डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करती है, और पब्लिक हियरिंग आपने कंडक्ट की उस प्रोसेस में, EIA के प्रोसेस में वो कैसे की, सही है कि नहीं, प्लस स्क्रूटनी करके रिकमेंडेशन देती है। अब इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी क्या होती है? इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी इज अ सेंटर में अलग होती है और स्टेट में अलग होती है, और वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है EIA के रिपोर्ट को देख के, और जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो जिसने प्रोजेक्ट लगाया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको एक मौका दिया जाता है कि अपने प्रोजेक्ट को इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी के सामने प्रेजेंट करे, और उस प्रेजेंटेशन के बाद प्रोजेक्ट को अप्रूवल या डिसअप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। EIA के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम EIA करते हैं, किस ध्येय को सामने रख के करते हैं? टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर डिसीजन मेकिंग, कि फैसला लेने से पहले आपको पता चल जाए, प्रोजेक्ट लगाने से पहले, कि ये प्रोजेक्ट सही लगेगा कि नहीं इन्वायरमेंट। टू प्रिवेंट डैमेज टू द इन्वायरमेंट बाय सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स, कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। टू हेल्प मैक्सिमाइज पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, कभी कभी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, सोशल भी और इन्वायरमेंटल भी, तो उसको और कैसे बढ़ाएं कि रोजगार अगर दे रहा है प्रोजेक्ट
तो एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट है, तो उसको और बढ़ाएं। क्या किसी प्रोजेक्ट से अगर वाटर को क्लीन किया जा रहा है या उसे फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, तो इसको और ज्यादा बेहतर कैसे करें, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, और इससे जो है देश का इकोलॉजिकल सिस्टम और नेचुरल रिसोर्स को डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए EIA किया जाता है। To promote sustainable development, we all know this. EIA is a tool for sustainable development. Stages of EIA. अब आते हैं कि EIA कहाँ तक समझ गए कि EIA है क्या, क्या क्या शब्द उससे जुड़े हुए हैं, कौन सी एजेंसीज हैं। अब हम आते हैं स्टेजेस की, कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये स्टेज है नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत है ये, कि स्क्रीनिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि EIA चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बात ही खत्म, चाहिए अगर तो EIA रिक्वायर्ड। और स्क्रीनिंग में आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज, स्क्रीनिंग में ही प्रोजेक्ट कैटेगरी डिसाइड कर ली जाती है, कैटेगरी A है या कैटेगरी B है, B1 है या B2 है, ये सब स्क्रीनिंग के टाइम पर डिसाइड कर ली जाती है। तो EIA रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग। उसके बाद आता है स्कोपिंग, दायरा तय करना। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, शर्तें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब किन शर्तों पे आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाएगा, वो शर्तें इसी स्टेज पर डिटरमाइन कर ली जाती हैं कि अगर आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ये स्टेप करोगे, जैसे कोई फैक्ट्री है वो वाटर पोल्यूशन कर रही है, तो स्कोपिंग के दौरान ही ये कहा जाएगा कि आप एक सुअर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओगे, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे, तो ही आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। तो ये होता है स्कोपिंग। तीसरा होता है पब्लिक कंसल्टेशन। कोई भी प्रोजेक्ट जब लगता है तो वहां आसपास के लोग जरूर प्रभावित होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है कि आप अपनी राय रखिए, उसको कहते हैं पब्लिक कंसल्टेशन। ये दो तरह से होता है, एक होता है पब्लिक हियरिंग, कि जहां प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वहां आपने एक मीटिंग की और आसपास के लोग आके उन्होंने वर्बली या रिटर्न आपको दिया। दूसरा होता है रिटर्न रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, कि आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है या जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर ये नोटिस लगेगा और कुछ टाइम होता है 45 डेज का, उसमें जिसको जिसको भी इस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है, जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं, उनको रिटर्न रिस्पॉन्स देने का टाइम दिया जाता है। तो आप अगर पर्सनली उस मीटिंग में नहीं जा पाए तो भी आप उस नोटिस को देख के अपनी राय उसको रिटर्न में भेज सकते हैं। तो ये दो तरह से पब्लिक कंसल्टेशन होता है और दोनों ही करना होता है, ठीक है। चौथा स्टेज होता है अप्रेजल बाय EAC और SEAC डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट कैटेगरी। अब ये तीनों आपने कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट को आपने भेजा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो कि सेंटर में होती है, या स्टेट में स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास, डिपेंडिंग कि आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी A है या B है, ठीक है। एक चीज और, जो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है, वो कभी कभी एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी 2 स्टेट्स के लिए भी काम कर सकती है, या एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के लिए काम कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि हर स्टेट को सेपरेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मिले। छोटे स्टेट्स को छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है जो 2-3 छोटे स्टेट्स को देखती है, ऐसा भी होता है। ओके, अब कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया पब्लिक हियरिंग होता है ऑन साइट और नियर द प्रोजेक्ट साइट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एज द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। उसी जिले में जहां प्रोजेक्ट लोकेटेड है वहीं पब्लिक हियरिंग होती है। और अगर कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि कई सारे जिलों में होती है, एक नदी तो कई सारे जिलों से गुजरती है, और अगर कोई प्रोजेक्ट लगेगा नदी पर तो वो सारे जिले अफेक्ट होंगे, तो फिर हर जिले में जाके पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। करवाता कौन है? CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या UTPCC यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो यूनियन टेरिटरीज में होती है। ये सब पब्लिक हियरिंग में शामिल होते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो होता ही है, और साथ में ये CPCB, अगर सेंटर का प्रोजेक्ट है तो CPCB, स्टेट का प्रोजेक्ट है तो SPCB, और यूनियन टेरिटरी का प्रोजेक्ट है तो यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लोग वहां होते हैं, और उनकी निगरानी में ये पब्लिक हियरिंग होता है विदिन 45 डेज ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एप्लीकेंट। तो मैंने अगर प्रोजेक्ट लगाया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पब्लिक हियरिंग करवाइए, तो उसके 45 दिनों के अंदर ये जो CPCB है, SPCB या UTPCC है, इनको एक्टिवली वहां जाके और प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक हियरिंग करवानी होती है। इसके अलावा रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल हैविंग अ रीजनेबल स्टेक इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो CPCB, SPCB या UTPCC मतलब यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इन सब की वेबसाइट पे फिर उस प्रोजेक्ट का नोटिस लगता है कि ये है,
और आपको अगर कोई दिक्कत है, आप इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप हमें बताइए, जैसा कि मैंने बताया था पहले। तो इसके अलावा अखबारों में भी निकल सकता है, वो दूसरा कोई सोर्स ढूंढ सकते हैं जिससे कि पब्लिक नोटिस को दे सके, और आपको टाइम दिया जाता है और उस बीच में आपको अपनी राय रखनी होती है। ये तब होता है जब आप पर्सनली उस पब्लिक मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप राय रख सकते हैं। सीपीसीबी, एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के वेबसाइट पर जाए, ठीक है। और पब्लिक कंसल्टेशन जब हो जाता है तो लोगों की राय मिल जाती है, तो जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आपने बनाया था कि इस प्रोजेक्ट से जो इन्वायरमेंटल डैमेज होगा उसको हम ऐसे मिटिगेट करेंगे, वो एक प्लान था, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। उसमें चेंजेस के अब किए जा सकते हैं कि लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट की काफी नहीं है, आपको एक और कुछ प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, या फिर आपका जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो छोटा है, आप ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, आप बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए। तो ऐसा कुछ सुझाव जब पब्लिक देती है, तो हमने पहले से जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना के रखा होता है उस पर हम और संशोधन करते हैं। अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है? Appraisal, it is the detailed scrutiny of a project application, final EIS, ENP, and the details of public consideration by the EAC or SEAC before recommending environmental clearance for the project. The applicant is invited to present his or her case, and the EAC or SEAC can do these two things: recommend environmental clearance based on stipulated terms, or recommend rejection of the project application by stating reasons for rejection. तो अप्रेजल में क्या होता है कि सब कुछ हो गया, पब्लिक कंसल्टेशन भी हो गया, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार करके प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसने एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को दे दी, और फिर उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है, और या तो उसको तुरंत क्लियरेंस मिल जाता है, या फिर उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उस प्रोजेक्ट को बोला जाता है कि आप कुछ संशोधन करके इसमें लाइए। तीनों कंडीशन हो सकती है। और ये एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन होता है कि अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स नॉट रिक्वायरिंग पब्लिक कंसल्टेशन और डिटेल्ड EIA is carried out on the basis of Form 1 or Form 1A submitted by the applicant and the site visit conducted by the EAC or SEAC। और कुछ प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं होती है, उस केस में फॉर्म 1 या फॉर्म ए लगा के पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्म 1 और फॉर्म 1A का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में अगर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी चाहे तो वो साइट विजिट कर सकती है और उस बेसिस पे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे सकती है बिना पब्लिक कंसल्टेशन किए हुए। और ये सारा प्रोसेस जो है अप्रेजल का वो 60 दिनों के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर खत्म कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कहते हैं इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट लगने से पहले का ये सारा प्रोसेस है, इसलिए इसको प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस कहते हैं। The process of environmental clearance is bound to be completed within 45 days of the receipt of recommendations from the EAC or SEAC by the IAA। और जब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अपनी राय दे देती है, तो वो राय इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास जाती है, जो सरकारी होती है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार, और उनको 45 दिनों के अंदर अपना फैसला दे देना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है वो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के फैसले से सहमत नहीं होती, तो फिर वो वापस भेज देती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास कि आप इस फैसले को रिकंसिडर कीजिए। और उस केस में जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उसको 60 दिनों के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अपने फैसले को रिकंसिडर करके फिर इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास भेजना होता है। और जो एप्लीकेंट होता है, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, उसको भी इसकी जानकारी दे दी जाती है। और ये जब हो जाता है, तो जब इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास फाइनल फैसला जो भी आया एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का, उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसको एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का फैसला मानना है या नहीं मानना है। और जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का जो फैसला होता है वही फाइनल फैसला होता है। और इस फैसले को एप्लीकेंट को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको 1 महीने के अंदर उसको बता देना होता है। ये रूल है, हर चीज की टाइम लिमिट है ताकि सब कुछ टाइमली मैनर में हो सके। और अगर इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये फैसला जो भी उसने किया है वो एप्लीकेंट को नहीं बता पाती है, तो उस केस में जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का फैसला है वही फाइनल फैसला माना जाएगा। ठीक है, ये सब लॉ के डिटेल्स हैं।
वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कितने दिन तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वैलिड रहता है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का अलग अलग है, तो मैं आपको बता देती हूँ। 10 years फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट, कि अगर आपको आज की तारीख में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई तो उसके 10 साल के अंदर अंदर आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले ही आपको क्लियरेंस दे दी गई, तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन 10 साल में कर लेना है। 30 years फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट का सबसे लंबा होता है 30 साल तक। 5 years फॉर ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, और अगर आपने क्लियरेंस ले ली है गवर्नमेंट से, तो अगले 5 साल में अगर आप रिवर वाली के प्रोजेक्ट नहीं है या माइनिंग के नहीं है, तो बाकी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 5 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये तो फिर से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू होगा। फॉर एन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड टाउनशिप्स, द वैलिडिटी may be extended for another 5 years if an application has been made before the expiry of the validity of prior environmental clearance। और अगर आप कोई टाउनशिप मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपकी वैलिडिटी 5 साल की है, और उस 5 साल में आपको लगा कि आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 5 साल खत्म होने से पहले पहले अगर आपने फिर से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको अगले और 5 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। तो फिर आपके प्रोजेक्ट 10 साल है आपके पास कि आप अपना टाउनशिप या हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। तो ये है, बस 10 साल से ज्यादा नहीं, ठीक है। पोस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग एंड सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली कंप्लायंस। क्लियरेंस आपको मिल गई, पर क्या सरकार ये नहीं देखेगी कि आपको जिन शर्तों पर क्लियरेंस मिल रही है उनका पालन आप इंडस्ट्रियलिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं? सरकार ये देखती है। It is mandatory for project applicant to submit a half-yearly compliance report on June 1 and December 1 of each calendar year। तो आपको क्लियरेंस मिल गई, उसके बाद आप प्रोजेक्ट कैसे कैसे आपका बढ़ रहा है, आप किस तरह से अपना एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी जानकारी हर 6 महीने पर सरकार को आपको रिपोर्ट करनी होती है। और ये रिपोर्ट इंश्योर करती है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, जो स्कोपिंग के टाइम में आपने डिटरमाइन की थी, वो शर्तें लागू हो रही हैं प्रोजेक्ट में या नहीं। These compliance reports, along with the final EIA report and terms of reference on which the environmental clearance was granted, are public documents and can be made available to any person upon a written request। और आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं, आपको ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेल कराई जाएंगी, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया, मुझे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट आधा ही किया है और किसी और ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, मुझसे खरीद लिया वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे में मैं अगर एक एनओसी देती हूँ तो वो पूरा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो पूरा प्रोसेस और पूरा सारा राइट्स है वो उस नए ओनर को प्रोजेक्ट ओनर को ट्रांसफर की जाएंगे। तो एप्लीकेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को कि हम ये प्रोजेक्ट दूसरे को बेच रहे हैं, ये मेरी इंडस्ट्री दूसरा कोई खरीद रहा है। तो जो ये का सारा प्रोसेस जो है, जहां मेरा नाम लिखा था, अब ये उसके नाम पे होगा, ठीक है। और इस केस में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जिन शर्तों पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो वो कुछ बदलेगा नहीं, बस हाथ बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है? तो माइनिंग है, ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कोल वॉशरीज, मिनरल मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट प्लांट्स, पेट्रोलियम, कोक ओवन प्लांट्स, asbestos milling and asbestos based products, chlor-alkali industry, soda ash industry, leather, skin, hide processing industry, chemical fertilizers, pesticides industries and pesticide specific intermediates, petrochemical complexes, then natural gas and reforming aromatics, etc., man-made fiber manufacturing, petroleum based processing, और है synthetic organic chemical industry, integrated paint industry, pulp and paper industry, sugar industry, induction arc furnaces, oil and gas transportation pipeline, isolated storage and handling of hazardous chemicals, airports, all ship breaking yards including ship breaking units, और है industrial estates, parks, complexes, areas, export processing zones, common hazardous waste treatment storage and disposal facilities, ports and harbors, highways, aerial ropeways, CETPs, common municipal solid waste management facilities, building and construction projects and township area development projects। ये वो कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं जिन सबको EIA की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, तो मैंने ये तो बता दिया आपको ईआईए के बारे में। ईआईए की डेफिनेशन क्या है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है, और कैसे प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग होता है, स्कोपिंग होता है, पब्लिक कंसल्टेशन होता है और अप्रेजल होता है। ये 4 स्टेजेस हैं। ईआईए का जो नोटिफिकेशन है 2006 का है। 19 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये नोटिफिकेशन आया था। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने क्या, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपकी ड्यूटी यह है कि आपके शहर में, हरिद्वार में भी और बरेली में भी, अगर कोई इंडस्ट्री है तो आप फ्रेंड्स ग्रुप बनाइए, और साथ में हो सके तो फैकल्टी मेंबर्स को जरूर जाना चाहिए। आप पहले से फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो वो इंडस्ट्री वाले आपको बहुत खुशी खुशी घुमा देंगे। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं वो लोग जनरली। तो घूमिए, उस इंडस्ट्री को देखिए कि वो क्या काम करती है, और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी जगह जाइए जहां एनवायरमेंट का कुछ काम होता हो, या कोई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हो, या कोई एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा हो, उसके बारे में जानिए। और 2 पन्ने की एक हैंड रिटन रिपोर्ट बना के अपने अपने प्रोफेसर को दीजिए कि आपने वहां क्या देखा और क्या सीखा। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, पर अब मैं सारे चीजें नहीं पढ़ा सकती हूँ, बहुत समय कम है, और एक साथ ज्यादा पढ़ा दूंगी तो दिमाग में घुसेगा भी नहीं। पर उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पे। तो एक टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 1। क्योंकि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, कि मुझे किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि समझ में नहीं आता है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, पार्ट 1। उसके अलावा जीआईएस पार्ट 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 3 है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीआईएस। और उसके अलावा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 4 है, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन लैंड यूज मैनेजमेंट। और फिर एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है। जब ये वीडियो मैं अपने चैनल पे फिर डालूंगी तो उसका सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आप जीआईएस के बारे में खुद पढ़िए और खुद समझिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन किया है, कि कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद, और डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो ईआईए मैंने आपको पढ़ा दिया है, जीआईएस आप खुद पढ़िए। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप मैं जीआईएस अलग से पढ़ाऊं, तो फिर आप बता सकते हैं अपनी फैकल्टी को, और मैं अलग से भी डिस्कस करूंगी ऐसे एक वर्कशॉप में। पर पहले आपका होमवर्क ये है कि आप एक तो फैक्ट्री विजिट कीजिए और रिपोर्ट बनाइए, और दूसरा ये वीडियोस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या है ये। तो एक तो ये है, और दूसरा फिर ये है। फिर तीसरा ये है। इसमें कुछ है नहीं, सारे वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 4, और जहां मैं बात करूंगी एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड। ये प्लेलिस्ट है, और इसमें रिमोट सेंसिंग से जुड़े सारे लेक्चर्स हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक पे सर्च करना है, आप इस प्लेलिस्ट पे जाके और सर्च कर सकते हैं। और आपको जो भी पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड, वो मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी कोई सवाल पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। कुछ क्वेरी? Good morning, ma'am. As the word suggests, ma'am, EIA, does it relates to hypothesis, ma'am? It is, we have studied in our last semester कि when we make that EIA report,
So it also based on your hypothesis. So does it make any sense, like your hypothesis will make sure ki how your EIA report will be? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो हाँ, आपने जब पब्लिक हियरिंग आप नहीं करते हो तो आपकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि ये इम्पैक्ट होगा, पर हम ये मैनेजमेंट प्लान लगाएंगे। तो ये एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये इम्पैक्ट होना चाहिए। पर जब पब्लिक हियरिंग हम करते हैं तो जब वहां मल्टीपल ओपिनियंस लोगों के आते हैं तो कोई कहता है कि नहीं ये ही नहीं, ये भी इम्पैक्ट होगा, या फिर ये नहीं ये इम्पैक्ट होगा। तो वहां पर फिर वो हाइपोथेसिस प्रूव या डिस्प्रूव होने के चांसेस फिर वो पब्लिक हियरिंग में आते हैं, और इसीलिए पब्लिक हियरिंग की जाती है। और पब्लिक हियरिंग के बाद क्या होता है कि फिर वो जो लोगों ने कमेंट्स दिए हैं उसको फिर थॉट प्रोसेस फिर से होती है, और उसको फिर एड्रेस करके और फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में उसको इंक्लूड करते हैं, और फिर वो पूरी रिपोर्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को दी जाती है। अगर मैम ऐसा होता है कि जब हम लोग ने स्टेटमेंट बना ली और वो हाइपोथेसिस मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, तो जो जो EIS होता है वो अल्टीमेटली एक फॉर्म हो गया कि हमने स्टेटमेंट बना ली, पर जो हमने हाइपोथेसिस प्रेजेंटेबल की है वो कहीं ना कहीं रिसर्चेस के बाद की होगी। तो does it make any sense, like if the EIS we have already made and if it is not applicable what the hypothesis is saying, so we can reject that EIS? सो ईआईए जो पूरा बनता है ना, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद ही बनता है कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाई रिसर्च और सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और जब फाइनल ईआईए और जब फाइनल पब्लिक कंसल्टेशन के बाद भी आपको लगा कि ठीक है वो हाइपोथेसिस वर्क कर रही है, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद भी कोई कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ, आपने ईआईएस बना ली, आपको क्लियरेंस मिल गया। पर जब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान लगाया आपने और वो चलने लगा प्लान, तो मॉनिटरिंग की, ठीक है, तो मॉनिटरिंग में वो फ्लॉ निकल के आता है कि आपकी हाइपोथेसिस में शायद कुछ फ्लॉ था, पूरा करेक्ट नहीं था। तो मॉनिटरिंग में जो फिर जो निकल के आएगा, फिर उस मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी जो हर 6 मंथ्स पे आप जमा करते हैं, फिर वो उसमें लिखा जाएगा। Thank you. आई होप आई satisfied your query. Yeah. Thank you. Any other? किसी का कुछ और? No, ma'am. Thank you very much for a wonderful session. Thank you, sir. Your students are very motivated. I'm really impressed. Thank you, ma'am. Any other questions? So I hope there are no more questions. So let's stop share. Okay, तो मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं बच्चों को। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और एआई पे वीडियोस मेरे चैनल पे भी हैं, तो आप इनको दोबारा देख सकते हैं, या इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं। आपके पास भी है और मेरे पास भी है। थैंक यू, बाय बाय, एंड आई सी यू अगेन।